Good morning, students. Class 10th Biology, Chapter 2nd, Control and Coordination in Plants and Animals. So today I starts explanation video of this chapter. वैसे इस चैप्टर का हमने आपको वीडियो, नोट्स, सॉल्यूशन सब प्रोवाइड करा दिया था बहुत समय पहले, और आप लोगों ने इसके नोट्स भी बना लिए हैं, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी हम अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम द NCERT बुक। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को पढ़ा। लाइफ प्रोसेस में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेस जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, एक आर्गन का दूसरे आर्गन से एक का दोनों के फंक्शन का कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आर्गन सिस्टम है, कौन कौन से आर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। There we had started with the notion we all have that if we see something moving, it is alive. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कहते हैं वो अलाइव है। Some of these movements are in fact the result of growth, जबकि कुछ मूवमेंट क्या है, ग्रोथ का रिजल्ट होते हैं। जैसे प्लांट्स में मूवमेंट तो एक्चुअल शो नहीं होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स, उसके फ्लावर्स कुछ मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ उनमें होता है, तो ये इंटरनल मूवमेंट शो हो रहा है। वैसे मूवमेंट को हम जो है एक रियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि मूवमेंट्स जो है नॉन लिविंग में भी होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। एज इन प्लांट, एज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज, and we can see that the seedling moves over the course of a few days. It pushes soil aside and comes out. क्या करता है, सीड जर्मिनेशन के दौरान जो रेडिकल्स एंड पुलमूल्स अर्थात स्प्रूट जो निकलता है, वो सॉइल को पुश करके अप साइड में, और रूट जो रेडिकल्स है वो इनसाइड द सॉइल में जाता है। तो क्या शो कर रहा है, ये ग्रोथ शो कर रहा है, तो मूवमेंट्स। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, मीन्स अगर इसके ग्रोथ को हम रोक दें, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें मूवमेंट्स जो है ग्रोथ से कनेक्ट नहीं रखता है। अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स काज्ड बाय ग्रोथ। व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। तो कुछ मूवमेंट्स जो हैं, जो कि विजुअल हमको हो रहे हैं, वो क्या है, रिस्पॉन्स टू दियर स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। पर्यावरण में जो कुछ उद्दीपक हैं, उनके प्रति जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वो शो कर रहा है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। हो सकता है अपने प्रे के, अपने शिकार के लिए मूव कर रहा है। Not only that, we also think of movements as an attempt by living organism to use change in their environment to their advantages. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure
and fun out of swimming. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movements in order to protect ourselves. तो उसके प्रति अब मतलब जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स के जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं रिएक्शन, जैसे लाइट में हम अपनी आँखों को क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं जब लाइट होती है ज़्यादा, और जब डार्क लाइट मतलब डिम होता है लाइट, तो क्या करते हैं, आँखों को हम अपने और थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार रिस्पांस शो कर रहे हैं। हॉट चीज़ है, गर्म है, तो अपने फिंगर को हम हटा लेते हैं। तो स्टिमुलस है और स्टिमुलाई है। तो एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल इफेक्ट जो फैक्टर है उसके अगेंस्ट जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो है मूवमेंट शो कर रहा है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू सनशाइन, यस, एंड we detect the change and respond to it with movements in order to protect ourselves. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movements in response to the environment, किससे हो रहा है, एनवायरनमेंट से, जो हमारे पर्यावरण है उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इज केयरफुली कंट्रोल्ड. Each kinds of change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. क्लास में हमें फ्रेंड से बात करना है तो हम धीमी आवाज़ में बात करेंगे, हल्के में, ऐसा कि चिल्लाएंगे नहीं. Clearly, the movement to be made depends on the events that is triggering it. तो किस पर डिपेंड करता है, इवेंट्स पर, कैसा उस समय सिचुएशन है. Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movements in response. In other words, living organism must use system providing control and coordination in keeping with the general principles of body organization in multicellular organism. मतलब जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर हम हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा नियंत्रण, जो समन्वय है, इसके लिए हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है. तो इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम. तो देयर आर द टू टाइप्स इन ह्यूमन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. टू टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स सच एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 टिश्यू चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया है नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. जैसे मान लीजिए दीपक लैंप जल रहा है और उसको कोई बच्चा या हम जो है बाई चांस टच कर देते हैं तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति रिएक्शन शो कर रहे हैं. हम जानते हैं कि इससे हाथ जल जाएगा. वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. अब ये चीज़ हमको कैसे फील होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कैसे डिटेक्ट करेंगे. ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल. तो ये जो एनवायरनमेंट के प्रति जो हमको मतलब मिलता है, जो डिटेक्टेड स्पेशलाइज्ड टिप्स, ये जो सूचनाएं हमको मिलती हैं वो किसके द्वारा डिटेक्ट होती हैं, जो नर्व सेल्स हैं उसके थ्रू. द रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन. तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं बॉडी, मतलब स्किन है, नोज है, ईयर है, टंग है एंड आइज़ है.
तो ये जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति हमको रिस्पॉन्ड कराती हैं। जो स्टिमुलस है उसके प्रति हम जो स्टिमुलाई शो करते हैं उद्दीपक और उद्दीपन, सच एज इनर ईयर, नोज, टोंग एंड सो द गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी बोलते हैं उसको हम, ऑडिटरी बोलते हैं ईयर को, ऑल्फैक्टरी बोलते हैं नोज को, एंड जो हमारा ये है आइज़ है ऑप्थैल्मिक। This information acquired at the ends of the dendritic tips of nerve cell. So there is the structure of neurons. The unit of nervous system is neuron, और न्यूरॉन का यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये डेंड्राइड्स है जो रूट लाइक ब्रांचेस लाइक दिख रहा है। दीज आर द सेल बॉडी आर साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस है। उसके बाद लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सॉन, और एक्सॉन कवर्ड और नॉन कवर्ड विद जो है माइलिन शीथ होता है। एंड देयर इज द लास्ट नर्विंग एंड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, और इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। तो डेंड्राइट टिप्स ऑफ ए नर्व सेल मीन्स जब कोई रिस्पॉन्ड हम करते हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति, जैसे समझ लीजिए कि हॉट ऑब्जेक्ट है उसको हम टच कर रहे हैं, तो जो नर्व सेल का ये टिप्स है डेंड्राइट्स जो है वहाँ से मैसेज लेगा। सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब यहाँ से मैसेज लिया सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्विंग एंड अब ये दूसरे न्यूरॉन को पास करेगा, और इसमें जो सूचनाएं जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, जैसे कि बिजली दौड़ती है ऐसे बिजली चमकती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही उतने ही कम समय में जो है सूचना जो है मैसेंजर केमिकल्स के रूप में पहुंचती है, और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, जबकि दोनों नर्व सेल्स जो हैं अटैच नहीं होते हैं, बीच में हल्का गैप्स होता है जिसको बोलते हैं हम सिनेप्सिस। देयर इज एक्सॉन, मसल्स फाइबर एंड कैपिलरी एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं यहाँ पे, जो कि और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल एनर्जी उसको प्रोवाइड कराता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। रिलीज सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप उसी सिनेप्स हम बोलते हैं, जिसको हम सिनेपोमीटर केमिकल्स जो है, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व्स इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी। और ये जनरल स्कीम है जिससे कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो है मैसेज पहुंच रहा है। किस रूप में पहुंच रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में पहुंच रहा है, और केमिकल्स उसमें आयंस जो हैं। दिस इज यस a similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to the other cells such as muscle cells or glands. In the no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसमें नर्व टिश्यू जो है वो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, जैसे टेलीफोन का जाल पूरा फैला होता है ऐसे ही हमारे बॉडी में नर्व सेल्स का जाल फैला हुआ है और कनेक्ट है। इंटरनेट है ना, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू जुड़ा होता है, ऐसे इसमें भी है, एक दूसरे के जुड़े होकर के और ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाएं पहुंचती हैं, और वहां से मैसेज फिर होता है कि नहीं ये चीज़ है, ऐसा करिए, हाथ हटाना है तो हम हाथ हटाते हैं। एंड is specialized for conducting information by electrical impulse from one parts of the body to another. फिगर में जैसे एक्सप्लेन किया गया और अभी हमने एक्सप्लेन किया फिगर को। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और तीसरा है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन।
अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट ऑफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। कह रहा क्या कोई डिफरेंसेस है जब क्या शुगर और फूड टेस्ट जो है, इफ़ योर नोज ब्लॉक। कभी कभी कहते हैं ना कि हमको स्नीजिंग हो गया है, कफ कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, तो टेस्ट ब्लॉक हो जाता है, टेस्ट को पता नहीं चलता हमारा भोजन कैसा है, क्या स्वाद है उसमें। इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, read and talk about possible explanation for these kinds of differences. Do you come across similar situation when you have a cold? जब हमको कोल्ड होता है तो what happens in reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया जिसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। मतलब जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे परिवेश में कोई एक सडन रिएक्शन, जैसे कि जलते कोयले पर हमारा उंगली पड़ गया, फिंगर रख दिया हमने, या कोई बहुत ठंडी बर्फ को हमने टच कर दिया, तो क्या होगा, इससे हम तुरंत हटा लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। बी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैग फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। भूखे होने पर मुंह से लार निकलना, व्हाट एग्जैक्टली डू मीन, क्या इसका मतलब है। A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reaction. Yet these are situations where we are responding with some action to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situation? तो मतलब जो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम कैसे करते हैं। तो टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। एक एग्जाम्पल वही हमने लिया पुनः। और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल, हाउ वुड बी रिस्पॉन्ड टू दिस ऑन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। या सपोर्ट दैट पिन का टिप अगर चुभ गया तो कैसे हम तुरंत हटाते हैं। विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग विल, कितना समय लगता है कि इस सब चीज़ों को सोचने में। हमें इसमें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है पड़ता है, क्योंकि अगर हम लंबा समय लेंगे उतनी देर में हमारे हाथ जो है जल जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यस द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। इस पर ये क्वेश्चन नहीं है कि कितना समय लगता है, बल्कि ये क्या है कि कैसे हम इसको करते हैं, कितना जल्दी इसको हम कर लेते हैं। देन थिंकिंग इज आल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons। तो इसलिए ये जो है माइंड का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ब्रेन इस पर इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन उसको थिंक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद हमको डायरेक्शन देगा, और जबकि हमारे पास उतना समय नहीं है। और इसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और उसका कंट्रोल जो होता है, कोऑर्डिनेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है, ये नर्व जो हमारा बैकबोन है उसके थ्रू पास होता है, बोन मैरो के थ्रू। इन दिस केस इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टली अरेंज न्यूरॉन्स। सो सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। ब्रेन में जैसे बताया गया, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम और मेडुला। तो इसका काम है, लेकिन दिस थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
तो न्यूरॉन्स जैसा कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व। मोटर नर्व्स जो हैं ये मैसेज को ले आती हैं, सेंसरी नर्व जो है ये मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं, और जबकि मिक्स्ड नर्व है दोनों तरह का कार्य करती हैं। इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम। अगर ये सब मतलब इसके थ्रू काम हो, ब्रेन के थ्रू काम हो, ब्रेन तक गया मैसेज और वहाँ से फिर मैसेज आया, तो उतने में काफ़ी टाइम हो जाएगा और हम जल जाएंगे। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे बॉडी में कैसे संरचना बनाई गई है, नेचर ने सब प्रॉब्लम का सलूशन हमारे बॉडी में दिया है। रेदर दैन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output। मतलब कि टच जो किया वहाँ जो नर्व्स की टिप्स थी वो मैसेज को आगे बढ़ा रही है, तो ये इनपुट का काम कर रही है। उसके बाद रिस्पॉन्ड के बाद जो एक्शन हम कर रहे हैं वो आउटपुट है। कंप्लीट क्विकली, बहुत शीघ्र, विद इन अ फ्यू मतलब सेकंड के पार्ट्स में होता है, सेकंड भी नहीं लगता उसका पार्ट, नैनो सेकंड अपन लीजिए। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, और इस तरह से इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। साथ में आप यश चांद की बुक लेके बैठिएगा, यश चांद की बुक में डिटेल इसका दिया गया है और ब्लैक हेडिंगों में लिखा हुआ है, और उसमें डायग्राम के थ्रू आर्क बना हुआ है। रिसेप्टर है, स्टिमुलस है और आर्क है। जैसे वहाँ पे आई और हीट, सन की लाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, तो सन की तेज लाइट में भी हम अपनी आँख को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं या शटर डाउन कर लेते हैं उसका। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, जहाँ पे सबसे पहले मिलते हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड्स ऑन दियर वे टू द ब्रेन। मतलब ब्रेन के रास्ते मेडुला से नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहाँ पे ये सारे मिलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड itself, although the information input also goes on to reach the brain। अब इसमें नर्व्स जो होती हैं, नर्व्स भी 2 टाइप की होती है। एक क्रेनियल नर्व्स है जो कि मैसेज को सीधा ब्रेन और ब्रेन से मैसेज लेके आती है, और दूसरा स्पाइनल नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक करती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking। चूँकि हम जानते हैं कि एनिमल्स में सबसे जो बेस्ट क्रिएशन है नेचर का वो ह्यूमन बीइंग है। सबसे ज़्यादा विजडम उसी के पास है, बुद्धिमान है वो। थिंकिंग प्रोसेस जो है ह्यूमन बीइंग के पास ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू एनिमल्स के, और इसलिए सबसे ज़्यादा डेवलप जो है ये सिस्टम किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arc have evolved as sufficient ways of functioning in the absence of true thought process। और रिफ्लेक्स एक्शन एनिमल्स में भी डेवलप होता है, चूँकि इसमें थिंकिंग उतना नहीं है और ब्रेन का उतना पार्ट इसमें नहीं भागीदारी होता है, इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इसमें भी होता है। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, सपोर्ट दैट दिस इज द आर्म बोन, फिंगर टू शोल्डर, और इधर हॉट वाटर है, रिसेप्टर है हीट या पेन, रिसेप्टर्स इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन रेड कलर्स जो दिखाया जा रहा है आपको,
और डायरेक्शन उसका अपर साइड में दिख रहा है। मोटर न्यूरॉन्स जो डायरेक्शन बिलो दिख रहा है। एंड यहाँ पे गया रिले न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड CNS बोलते हैं उसको, मैसेज टू ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड है, फिर यहाँ से मैसेज ब्रेन तक जाता है। अब वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से पुनः रिले न्यूरॉन के थ्रू जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पुनः आया, और उसको हम बोलते हैं इफेक्टर, मतलब जो आर्गन प्रभावित हो रहा है या मसल्स इन आर्म। और ये पूरी प्रक्रिया विदिन सेकंड के पार्ट्स में होती है, और तुरंत उसको हम पुनः वहाँ से अपना फिंगर या एरिया को हटा लेते हैं। Can you now track the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes? अब ऐसे ही हम आइज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जब ब्राइट लाइट हमारे आँखों पे पड़ती है तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ हैंड की जगह आई में हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन, द मेन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्रोलिंग आर्गन सिस्टम का ब्रेन कंट्रोल आर्गन बोला जाता है पूरे बॉडी का। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या कह रहा है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन केवल स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है? क्या स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन का? ओबियसली नॉट। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग, स्पाइनल कॉर्ड हम सोचने वाले प्राणी हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। किससे बना होता है स्पाइनल कॉर्ड? नर्व्स से, जो सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, सोचने के बारे में जो इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है, सूचनाओं को। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जबकि सोचना जो है एक और जटिल प्रक्रिया है। न्यूरल कनेक्शन, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन, जो कि कहाँ पे है कंसंट्रेट? ब्रेन में, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी यहाँ हम टू टाइप के पुनः आपको बोल रहे हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। बॉडी के सभी पार्ट से ये मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, एकीकरण मतलब उसको जोड़ते हैं, उसके बाद थिंक करके पुनः देते हैं। We also think about our action, writing, talking, moving a chair, clapping at the ends of a program are examples of voluntary action. वॉलुंट्री और इनवॉलुंट्री एक्शंस, जैसे हमने पढ़ा है, मसल्स जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, वॉलुंट्री मसल्स एंड इनवॉलुंट्री मसल्स। तो वॉलुंट्री एक्शन जो है ये हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं और इनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ब्रेन में होता है। which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send message to muscles. This is the second way in which the nervous system communicate with the muscles. दूसरा सेकंड वे जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम जो हमारा है मसल्स को कम्युनिकेट करता है। टू कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल। मेन चीज़ें आप अंडरलाइन करते चलिएगा और पश्चात उसमें देखते रहिएगा, जो पॉइंट कहीं छूट रहा है तो उसको आप उससे क्लियर कर लीजिए। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो बाकी बॉडी पार्ट्स के थ्रू हो रहा है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइन, जिसके हमने आगे डिस्कस कर दिया है कि टू टाइप के नर्व जो हैं, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से और स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज accomplished through a complex design। तो ब्रेन क्या एक जटिल प्रक्रिया है, उसकी जटिल संरचना है। विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट। तो ब्रेन के पार्ट्स हम अभी स्ट्रक्चर के थ्रू इसका डिस्कस करेंगे। 3 मेजर पार्ट्स हैं, नेमली फॉर फोर ब्रेन या सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरिबलम एंड थर्ड पार्ट्स हाइंड ब्रेन या मेडुला बोलते हैं उसको। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन
मेन थिंकिंग पार्ट्स है। इट हैज़ रिन which receive sensory impulses from various receptors, जो वेरियस सेंस आर्गन के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू जो है हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंच रहा है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain। तो इस दूसरे से अटैच होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, मतलब कि लास्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में हमारे स्टोर होता है। बेस्ड ऑन all this a decision is made about how to respond and the information is passed। किस बेस पर कि जो डिसीजन है हमारा रिस्पॉन्ड, जो अभी बताया हमने कि जो रिसेप्टर है और वहाँ से जो न्यूरॉन्स मैसेज को ले करके सेंसरी नर्व ले करके उस ब्रेन के पार्ट्स तक आई, इंफॉर्मेशन पास ऑन द मोटर एरियाज। तो रिसीविंग से आया, उस पर थिंक हुआ, उसके बाद सूचना रेडी है कि अब यहाँ से जाना है। मैसेंजर जैसे होता है कि मैसेंजर सूचना लेके आया, अब उस पर कार्रवाई हुई और उसके बाद उस मैसेंजर के थ्रू पुनः सूचना उस पार्ट तक पहुँचनी है। तो इन्फॉर्मेशन पास्ड ऑन द मोटर एरियाज, तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनके थ्रू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। जो वॉलंटरी मसल्स हैं जो हमारी अकॉर्डिंग टू आवर विश के अनुसार काम करती हैं वहाँ कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स, हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। जैसे हमारे लेग मसल, अब सपोर्ट दैट लेग्स में कोई चीज़ ऐसी हमको फीलिंग हो रही है, अब ये क्या हुआ, सेंसरी नर्व के थ्रू जो है कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में। अब ब्रेन का जो थिंकिंग एरिया है फोर ब्रेन, वहाँ मैसेज को डिटेक्ट किया गया, समझा गया, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन को मोटर नर्व के थ्रू उस पार्ट तक भेजा गया। हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, कहते हैं कि हमने ज़्यादा खा लिया है। अब वो कैसे हमें पता चलता है, सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो यहाँ पे हंगर मतलब भूख का भी सेंटर है जहाँ से इस चीज़ को पता चलता है। वहाँ नर्व्स आया, मतलब मैसेज आया नर्व के थ्रू और फिर वहाँ से मैसेज जा रहा है। विच इज इन अ सेपरेट पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। तो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, क्रेनियम, क्रेनियम जो स्कल होता है, और ये ब्रेन जो है मेम्ब्रेन के द्वारा होती हैं जिसको हम मीनिंग्स बोलते हैं, मीनिंग्स, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, उसके बाद यहाँ पे हाइंड ब्रेन है जो जिसमें हम पॉन्स, मेडुला और सेरिबलम, और मिड ब्रेन में जो बहुत ज़्यादा वर्क फंक्शन नहीं होता है, एंड इसमें जो ग्लैंड्स मिलती हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एंड पीनियल बॉडी है। Study the labels diagrams of the human brain, we have seen that the different parts of a specific function can be find out the function of each parts। yes, अभी वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया हमने कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके फंक्शन क्या हैं। लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर when we see food we like without our meaning to, our heart beat without our thinking about it। अर्थात मुंह से लार निकलना, हार्ट बीट्स, रेस्पिरेटरी, ये सब जो हैं मसल्स जो फंक्शन कर रही हैं ये हमारी थिंकिंग के ऊपर नहीं है। तो वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। अगर हम चाहते हैं तो भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या उनसा फंक्शन कहलाता है, इनवॉलंटरी फंक्शन। चूँकि ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं उसके द्वारा हो रही हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन, इस पर कंट्रोल नहीं है। डू वी हैव थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। सो बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, आँखों की प्यूपिल का साइज चेंज करना, कम छोटा बड़ा, एक्शन सच ए मूविंग चेयर
there is another set of muscles movements over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. मेडुला जो है इसमें ज़्यादा वर्क करता है, कंट्रोल करता है. ऑल दीज और मिड ब्रेन जो है हमारा ये बैलेंसिंग का काम करता है. ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, द सलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन्स. और पोन्स जो है ये दोनों के पासिंग काम करता है, सेरिबेलम और उसके बीच का. थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन. किसके थ्रू है ये? हाइंड ब्रेन. कॉल्ड द सेरिबेलम. सेरिबेलम यस, जो बैलेंसिंग का काम करता है, मूवमेंट्स जो हम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये सब इसके थ्रू होता है, सेरिबेलम के थ्रू. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर. पोस्चर जो वे ऑफ standing, way of sitting, way of walking and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed. अगर ये प्रक्रिया, ये जो घटनाएं फेल्ड हो जाएं तो we are not thinking about. How are these tissue protected? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट होती हैं. अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन. ब्रेन क्या है? एक डेलिकेट सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट ऑर्गन है, which is so important for a variety of activities need to be carefully protected. जरा सा चोट लग जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हम पागल हो जाते हैं, ब्रेन में दिमाग. मूवी में देखे होंगे, क्रांति मूवी में जो है कि वो कहता है हरिया पीछे मत, यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है. छोटा दिमाग मतलब कि ब्रेन हमारा जो है मेन पार्ट्स जो है ये है जो सेरिबेलम है, कंट्रोलिंग कर रहा है. अगर कहीं से उसमें हो जाता है तो डिसेबल्ड हो जाते हैं हम. फॉर दिस बॉडी डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स. इसलिए इसको एक बोनी स्कल, नारियल की खोल की तरह स्कल, क्रेनियल स्कल जिसको बोलते हैं. ब्रेन इज कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन. और बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. एंड इफ यू रन योर हैंड down the middle of your back, you will feel a hard, middle of your back feel hard bumpy structure. उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है is the vertebral column or backbone which protect the spinal cord. vertebral column होता है जिसमें spinal cord protect होता है. how does the nerve tissue cause action? अब एक्शन कैसे करती हैं, वर्क करती हैं कैसे? so far we have talking about the nervous tissue and how it collects information, send it around the body, processes information, makes decision. ये पूरा जैसे कंप्यूटर में सारी प्रक्रिया होती है कि इनपुट किया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट हुआ. सेम ऐसे ही a conveys decision to muscles for action. in the other words, when the action or movement is to be performed, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब. लास्ट में जाकर के फाइनल वर्क होता है. हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव? व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल्स फाइबर मस्ट मूव. मूव करने लगती मसल्स फाइबर. हाउ लेबल इज दैट मसल सेल्स? द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. अपने शेप को चेंज करके, जो कि बहुत कम समय लगता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज दियर शेप? कैसे अपने शेप को बदलती हैं? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट. किस पर? कि जो सेलुलर कंपोनेंट है अर्थात सेल का बनावट जो है उसकी केमिस्ट्री जो है. Muscle cells have special protein that change both their shapes and their arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these protein give the muscle cells a shorter form. क्या होता है कि जो उसमें प्रोटीन्स है उसका न्यू रीशेप होने में बहुत कम समय लगता है. रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू in class 9th
देयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स सच एज वॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स का हमने किया था, ये जो मस्कुलर टिश्यू में किया था, कार्डियक मसल्स की बात की थी। सच वॉलंटरी मसल्स, हाँ, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन these would be? Now there are some questions in between the pages of NCERT book, so I think that you would be able to solve these questions. Coordination in plant. Like animals, in plants there is no thinking, no sense organs, and no organ system like brains and spinal cords and nerves, but there is also need a coordination. Plants, because of living things, so they also show the respond their external environment to their stimulus. So animals have nervous system for controlling and coordinating activities of the body, but plants have neither a nervous system nor muscle. So how do they respond to stimuli? कैसे respond करते हैं अपने stimuli के प्रति? When we touch the leaves of छुई मुई sensitive or touch me not plants of the mimosa family. तो मिमोसा पुडिका जो उसका नाम है, टच मी नॉट प्लांट का छूते हैं तो देखते हैं कि पत्तियां अपनी सिकोड़ लेती हैं। सनफ्लावर्स है, सन की लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो धीरे धीरे मूव करता है। तो ये कैसे शो करता है? रूट्स हैं, सूट्स लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड होता है, रूट जो है अपोजिट लाइट की तरफ होता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम फाउंड्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन, एक ट्रॉपिज्म, दूसरा नेस्टिक। तो ट्रॉपिज्म मीन्स the directional movements of plants part through the stimuli. ये क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट है स्टिमुलाई के तरफ। तो इसमें हम पॉजिटिव ट्रॉपिज भी होते हैं और नेगेटिव ट्रॉपिज भी होते हैं। और जबकि नेस्टिक जो है, नेस्टिक मूवमेंट्स मतलब देयर इज नो डायरेक्शनल मूवमेंट्स, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट्स की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट्स। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट, तो नेस्टिक मूवमेंट्स में कोई ग्रोथ नहीं होता है, जबकि डायरेक्शनल मूवमेंट्स जो ट्रॉपिज्म है इसमें ग्रोथ दिखता है उस रिस्पॉन्ड की तरफ, स्टिमुलाई की तरफ। जैसे सीड है, सीड को जर्मिनेट करते हैं तो यस, डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ सीडलिंग इज कॉल्ड बाय द ग्रोथ। सीड को ग्रो करते हैं तो उसमें जो सीडलिंग निकलता है तो उसमें देखते हैं कि इस जो रेडिकल्स है, इस पर रूट जो आउट होता है, जो रेडिकल्स अंडर द सॉइल की तरफ जा रहा है, जियोट्रॉपिन शो कर रहा है, जबकि सूट पार्ट प्लूमूल जो है वो फोटोट्रॉपिन लाइट की तरफ जा रहा है। इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट्स। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, वन डिपेंडेंस ऑन ग्रोथ and other independence of growth, स्वतंत्र रूप से, और दूसरा डिपेंड्स है। तो immediate response to stimulus, let us think about the first kinds of movements such as that a sensitive plant touch me not, since no growth is involved. The plants must actually move its leaves in response to touch, but there is no nervous tissues nor any muscle tissues. कोई नर्वस टिश्यू नहीं, कोई मसल टिश्यू नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्स कर रहा है टच के प्रति। टच क्या है? स्टिमुलाई है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड एंड व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, it is apparent the movements happen at a point different from the point to touch. So information that a touch has occurred must be communicated. The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cells. तो जैसे कि भी हमने किया कि ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट्स जो है
तो ट्रॉपिंग क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, नेस्टिक जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स है। ट्रॉपिंग जो ग्रोथ को शो कर रहा है, जबकि ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं है नेस्टिक। अब देयर आर द ट्रॉपिज। ट्रॉपिज आर मेनली 5 टाइप्स: फोटोट्रॉपिज, जियोट्रॉपिज, हाइड्रोट्रॉपिज, थिग्मोट्रॉपिज एंड कीमोट्रॉपिज। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया गया। यस चाँद आप बुक लेके जब बैठेंगे तो उसमें आपको क्लियर पॉइंट्स दिखाई देगा। तो मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट्स क्लाइम्स अप अदर प्लांट्स आर फेंसेस बाय मीन्स टू टेंड्रिल। सपोर्ट के लिए टेंड्रिल प्रतान, उसमें जो स्टेम टेंड्रिल या लीफ टेंड्रिल्स बनता है, तो किस लिए हो रहा है ये, टच, सेंसिटिव टू टच, थिग्मोट्रॉपिज बोलते हैं। When they came in contact with any supports, the parts of tendril in contact with object does not grow as rapidly as the parts of tendril away from the object. This caused the tendril to circle around the object and thus cling to it. More commonly, plant responds to stimuli slowly by growing in a particular direction. बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। क्या होता है, डायरेक्शनल ग्रोथ है। इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, और इससे शो कर रहा है प्लांट मूव कर रहा है, और इसे हम ट्रॉपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है कि प्लांट जो है डार्क प्लेस में रखा गया और एक सोर्स उससे लाइट का स्रोत दिया गया है। तो देख रहे हैं कि सूट जो है लाइट की तरफ बेंड हो रही है, अर्थात वो लाइट की तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है। इससे हम पॉजिटिव मतलब फोटोट्रॉपिंग कहते हैं। तो फोटोट्रॉपिंग में क्या होता है, द डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट थ्रू द लाइट रिस्पॉन्ड टू लाइट। अब यहाँ पे लाइट जो है स्टिमुलाई है, तो सूट ऑफ द प्लांट फोटोट्रॉपिंग शो कर रहा है, और रूट्स ऑफ द प्लांट जियोट्रॉपिक, मतलब अपोजिट द लाइट एंड टुवार्ड्स द जियोट्रॉपिक, मतलब ग्रेविटी। तो ये जियोट्रॉपिज्म हो गया। हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स ऑफ द प्लांट वाटर की तरफ ग्रोथ करेगा, जहाँ वाटर उसको मिलेगा सॉइल के अंदर वो नीचे ग्रोथ करता जाएगा, इसलिए इसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो जो जैसे फोटोट्रॉपिक में से सूट, तो सूट लाइट की तरफ जो अपना रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे, और रूट जो है उसके अपोजिट में है, तो उसे हम निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे। तो एक दूसरे के पॉजिटिव में बढ़ रहा है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में उसका निगेटिव भी या शो कर रहा है। अगला है थिग्मोट्रॉपिक। जैसे अभी हमने बताया कि टच मी प्लांट है, तो ये थिग्मो है, टच के थ्रू। टेंड्रिल्स हैं, ये टच के थ्रू के प्रति अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जियोट्रॉपिज्म हो गए। कीमोट्रॉपिज्म, जैसे पॉलन ग्रेन्स है, जब स्टिग्मा पे पड़ता है तो वहाँ कुछ केमिकल्स होते हैं और उससे जर्मिनेट करके नीचे की तरफ वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, स्टाइल से होते हुए ओवरी में। तो ये है कीमोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। Yes, gravity, chemotropism, chemicals. This we think the example of these kinds of directional growth movements. One examples of chemotropism growth of pollen tubes towards ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organism. Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. तो अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स टॉपिज में। और नेस्टिक टॉपिज का मतलब मैंने बताया ना, नेगेटिव। जैसे थिग्मोट्रॉपिज जो है ये नेस्टिक टॉपिज, क्योंकि इसमें ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं है, तो ये नेस्टिक टॉपिज हो गया। और प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स इन आवर बॉडी। तो हार्मोन्स जैसे प्लांट्स में मेनली 4 टाइप के हार्मोन्स मिलते हैं। ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन ये भी ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन्स जो होते हैं, और एक एबिसिस जो डॉर्मेंसी हार्मोन इसको बोलते हैं, ये अपोजिट में वर्क करता है। और अगला है एथिलीन, ये केमिकल्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स में
डिफरेंट एक्शन होते हैं। तो ऑक्सिन्स जो है ये प्लांट्स के टिप्स पे पाए जाते हैं, जैसे शूट के टिप्स पे या रूट के टिप्स पे, और ये ग्रोथ करते हैं। जैसे सपोज दैट प्लांट है, सनलाइट में उसका स्टेम है, तो जिस साइड से सनलाइट पड़ती है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से अपोजिट साइड से। अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहाँ से होता है तो क्या करेगा, जिस तरफ इसका कंसंट्रेशन होगा वो जो है उसकी उस तरफ में ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इस तरह से टिप्स जो है उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ करती चली जाती है। ऐसे रूट में भी होता है, और ये डिफरेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे प्लांट के सेल डिवीजन में फ्रूट्स का लगना, बड्स का लगना जो है, प्लांट्स का एनलार्जमेंट होना, और एब्सिस जो है फॉलिंग ऑफ ट्रीज है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स है, तो अपोजिट में मतलब ये शो करेगा। और एथिलीन जो है ये जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फल की पकने में ये सब हेल्प करता है। तो again the information is communicated in the bodies of multicellular. The movements of the sensitive plants in response to touch is very quick. Movements of sunflower response to day or night. On the other hand, is quite slow growth. Related movements of plants will be even slower. Even in animals' bodies, there are carefully controlled direction to growth. Our arm and fingers grow in a certain direction, not the haphazardly. So control movements can be either slow or fast. If fast, responses to stimuli are to be made. Information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. Electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में है, विद्युत तरंगे के रूप में जो मैसेज जा रहा है, इसका लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व टिश्यू। ये केवल वहीं पहुंचती हैं जो कि नर्व टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होती हैं, नॉट ईच एंड एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी। सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, कहाँ पे जनरेट होती हैं, सेल में, और ट्रांसमिटेड होती हैं, सेल will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. Then instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. क्या करते हैं, केमिकल, जब बताओ ना, जहाँ सिनेप्सिस होता है, दो न्यूरॉन जहाँ पे जुड़ते हैं, वहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स, जिसको हम कीमोरिसेप्टर बोलते हैं, कंपाउंड्स वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिन सेल. इफ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर सरफेस, then they would be able to recognize it formation and even transmit it. मतलब तभी वो जो है सूचनाओं को रिकॉग्नाइज करने में सफल होती हैं और उसको ट्रांसमिट करती हैं. दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ये स्लोअर प्रक्रिया है लेकिन पूरे बॉडी में ये पहुंचता है. These compounds are hormones used by multicellular organism for control and coordination, so a great deal of diversity, as we would accept different plants hormones, helps to coordinate growth, developments and response to the environment. So take example, if the word the earlier when growing plants detect light, hormone called auxin, जैसे कि अभी हमने सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी auxin हार्मोन, light it coming from one side parts of the plant, ऑक्सीजन डिफ्यूज टूवर्ड साइड. एक साइड पे जब जिस पार्ट पे लाइट पड़ता है उसके अपोजिट साइड पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. साइडी साइड ऑफ द सूट, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. और ये कंसंट्रेशन जो है सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो लॉन्गर ग्रो करे. और हमको सूट बढ़ता दिखता है किसके तरफ, टूवर्ड द लाइट, बेंड, लाइट की तरफ बेंड करता है. Another example, plants hormone gibberellin.
जो कि ग्रोथ हार्मोन लंबाई में ग्रोथ करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड नेचुरल देन द परजेंट इज ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैबिट सेल डिवीजन। और ये सब जो है प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में वर्क करते हैं। सच इन फ्रूट्स एंड सीड्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, या इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। एब्सिसिस एसिड इज वन एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने वाला है, जैसे बिल्टिंग ऑफ लीव्स। अब हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो सेकंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मैसेंजर means information transmission used in animals. What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in scary situation? जैसे हम ही हैं, स्नेक देखते हैं भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कुछ इस तरह का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होता है, और इसके लिए ग्लैंड्स होती हैं। तो टू टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब जिनका सिक्रीशन अर्थात जो हार्मोन सिक्रिएट करती हैं और विदाउट डक्ट या डायरेक्ट जो है अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रेट करती हैं। और एक्सोक्राइन जो होती हैं ये एंजाइम थ्रू सिक्रेट करती हैं, और ये डक्ट के थ्रू। तो कुछ ग्लैंड्स जो हैं बोथ दोनों का वर्क करती हैं, जैसे पैंक्रियाज है और हमारी टेस्टिस है, ओवरी है, ये दोनों तरह का एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड का काम करती हैं। जबकि हमारा स्पाइनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन ग्लैंड है, और पैराथायराइड ग्लैंड है, और एड्रीनल ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स है। ये सब जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करती हैं। If the body designs in the squirrel replies only on electrical impulses by nerve cells, the range of tissues introduced to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide a wide-ranging change needed. अगर हमारे बॉडी में केवल एक ही तरह का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता, केवल सेल, नर्व सेल के थ्रू, तो ये पूरे बॉडी में इसका एक्शन होता, पूरे बॉडी में इसका असर होता, और उसमें टाइम टेकर भी होता। इसीलिए नेचर ने थोड़ा अलग सिस्टम प्रोवाइड कराया है। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनल दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड लोकेट्स ऑन बोथ किडनीज, किडनी के ऊपर दोनों लोकेट होते हैं, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये सडन फियर में, ब्रेव, किसी चीज़ को देख करके ब्रेव एक गुस्सा आ जाना, डर जाना, तो ऐसे रिएक्शन को शो करता है, ये कंट्रोल करता है। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। एज रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, resulting in supply of more oxygen to our muscles. Blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. Breathing rate also increase because of the contractions of the diaphragm and the rib muscles. Remember that the plants have hormones that control their directional growth. What functions do animals hormones perform? Animals हार्मोन किस तरह का वर्क करते हैं? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other, depending on light or gravity. But if we think about it a bit more, it will become
the evidence that even in all bodies growth happen in carefully controlled places. Plants will grow leaves in many places on the plant's body. For example, we do not grow fingers on our faces. अपने चेहरे पर हम फिंगर्स नहीं उगते हैं, फिंगर्स का जहाँ निकलने का स्थान है वहीं निकलेगा. द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्स एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. तो देयर इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द होल बॉडीज दिया गया यहाँ पे. पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में होते हैं और हाइंड ब्रेन मतलब लोअर पार्ट्स में नीचे. थायराइड ग्लैंड्स ये यहाँ पे होते हैं हमारे ट्रैकिया जो वोकल सैक है उसके पास में, और उसी के जस्ट बिहाइंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स है और उसके नीचे थाइमस ग्लैंड है. फिर इधर किडनी के दोनों ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक के नीचे हमारा पैंक्रियाज, और उसके बाद एब्डोमेन के नीचे टेस्टिस और फीमेल में ओवरी. तो इन सब का फंक्शन, जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उसको समय उसको आर्डर देता है. हाइपोथैलेमस होना चाहिए लेकिन हम पिट्यूटरी ग्लैंड को करते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि अदर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. जैसे थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ग्रोथ को, और दूसरा अगर ये डिसऑर्डर हो जाए तो मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो हमारी है वो डिसऑर्डर हो जाएगी, ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, और दूसरे जो है थायराइड ये ग्लैंड जो है बढ़ने लगता है, गोइटर घेघा रोग, और गोइटर घेघा देखते होंगे तमाम लोगों के गले के बाहर ऐसे स्वेलिंग होती है, और ये किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन. आयोडीन इसीलिए हम फूड में लेते हैं, आयोडाइड साल्ट लेते हैं, एक बहुत लिटिल क्वांटिटी इसकी हमें डेली ज़रूरत पड़ती है. आयोडीन मिनरल है. पैराथाइड, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड और पैंक्रियाज, जैसे कि अभी हमने बताया कि पैंक्रियाज जो है इससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स, पैंक्रियाटिक जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं इसके अंदर होती हैं, द आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से जो इसका सिक्रीशन होता है, और इंसुलिन जो कि डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर को कंट्रोल करता है, और अगर इसका सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो जाता, हाइपो या हाइपर हो जाए तो दोनों कंडीशन में समस्या आ जाती है, और शुगर का डाइजेशन नहीं हो पाता या ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि इंसुलिन की कमी हो जाती बॉडी में, और कहते हैं डायबिटीज़ हो गया, लोगों को शुगर हो गया. और इसीलिए लोग सुने होंगे कि इंसुलिन डाइनिल इंजेक्शन लेते हैं या इंसुलिन की गोली खाते हैं. और एक ग्लाइकोजन, ग्लूकोगान जो है एक हार्मोन्स है जो कि ग्लाइकोजन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. एड्रेनलिन बताया ना कि अभी ये इमरजेंसी हार्मोन है, किडनी के ऊपर मिलता है, और ये सडन फियर है, एंगर है, और सब चीज़ों का कंट्रोल इससे होता है. 2 बच्चे का एडमिशन है नया, हाँ, इंटरव्यू देना है, आप इसमें बैठना है. बस 2 मिनट. दिस, अब इधर हमारा टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाला, हमने बताया था ना कि ये दोनों भी एक्सो और एंडो का काम करते हैं. तो जो एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है वो एक्सो हार्मोन ग्लैंड्स हैं, और जो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं वो एंडो हैं. तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स इसको कहते हैं, और ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 टाइप का जो हार्मोन्स निकलता है जो कि रिप्रोडक्टिव्स प्रक्रियाओं में हेल्प करते हैं बॉडी के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. और तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका प्लांट्स, थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब मेटाबॉलिज्म हमने बताया भी, प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द आयोडीन, इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन आवर डाइट, हमारी डाइट में अगर आयोडीन की कमी होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर. समटाइम्स वी कैन अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट या डॉर्फ भी हो जाते हैं या जॉइंट हो जाते हैं. तो ये भी जो है ग्रोथ हार्मोन्स है.
और पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. As its name indicates, growth hormone regulates growth and developments of the body. There is a deficiency of the hormone in childhood. अगर बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो डॉर्फिन आ जाएगा, बौनापन, और अगर ज़्यादा हो जाए तो जैंटिज्म हो जाएगा, बहुत लंबा शरीर हो जाएगा. यस टेल टू चेंज द टेस्टोस्टेरोन. अगर किसी बच्चे के 10-12 के बीच में अगर ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन चेंज कर दिया जाए तो बॉडी जो है मेल लिंग बदल सकता है, मेल से फीमेल हो सकता है. डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज़ बीन एडवाइज टू बी द डॉक्टर टू टेक लेसर शुगर इन दियर डाइट. वही हमने बताया ना कि पैंक्रियाज का जो इंसुलिन डायबिटिक है वो कम शुगर लेना चाहिए, ज़्यादा या इंसुलिन. तो हार्मोन्स विच बी प्रोड्यूस by the pancreas and helps in the regulating blood sugar level. If it not secreted in proper amounts, the sugar level in the blood rise, causing many harmful effects. It is so important that hormones should be secreted in the precise quantities. We need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. इसको बोलते हैं. If the sugar level in the blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which responds by producing more insulin. ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन करने लगता है और जिससे कि वो कंट्रोल अवस्था में आ जाता है. और अगर ज़्यादा होने लगता है तो उसको कम. तो ये समरी है, क्वेश्चंस है. ओके, तो दिस इज स्टॉप चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन होल चैप्टर. कुछ पॉइंट छूटा होगा तो इस चांस से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा. आई होप दैट यू विल वॉच वीडियो, अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. ओके, थैंक्स.